ये परमानेंट पॉज है, लेकिन उन्होंने 3 बार ये बात कही कि ये सिर्फ इस पॉलिसी के लिए है। खैर, क्या आपको लगता है कि बैंक अगले 50 दिन में होम लोन कुछ कम कर देंगे क्या? हम किस बात के लिए इसको सेलिब्रेट करते? नहीं, सवाल सुनिए सर पहले। होम लोन वही उसी रेट पर रहेगा, वो जो 25-30% EMI बढ़ गई वो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है? तो रिलैक्सेशन कहाँ मिला, कैसे मिलेगा? लोग डर रहे थे जी, वो लोग डरे थे कि और भी बढ़ने वाला है। हाँ, अच्छा एक मिनट जरा, निरंजन सर का ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ा। सर मैं दोबारा आता हूँ, ऑडियो ठीक कराता हूँ आपका, मैं दोबारा से आता हूँ। ये सवाल में एक मिनट जोशी जी, आपसे ये सवाल मेरा है, ये वाला सवाल है कि क्या रेट कम होंगे, इसको मैं निरंजन से लूँगा। आपसे मेरा सवाल ये है, क्या नेक्स्ट 50 डेज में हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा? क्या हम इस बात के लिए मुतमईन हैं कि यूएस में फेड रेट काटना शुरू कर देगा? या कम से कम हम ये मान लें कि यहाँ से ये कह देते कि पॉज है, अभी हम 3-4 बार नहीं बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसे होगा, 3-4 क्वार्टर देखें ना कम से कम कितना लैग से इम्पैक्ट आता है। लेकिन वो तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। और इन्फ्लेशन, आपको लगता है इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है? देखिए, जहां तक यूएस का सवाल है, उनमें वहां चांसेस रेट जो मार्केट है और जो फेड है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन चल रही है। फेड कह रहा है कि हम 2024 में रेट काटेंगे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में ही कटने शुरू हो जाएंगे। तो मोटी मोटी कहानी ये है कि वहां पे जो एग्रेशन था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है जैसे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये एक तरह से रिलीफ है, मतलब क्योंकि सेंट्रल बैंक को रिएक्ट करना पड़ता है फेड की अगर एग्रेसिव रेट हाइक हो। और जहां तक डोमेस्टिक इकोनॉमी का सवाल है, तो अभी और अगले 40-50 दिनों में ये आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल में मॉनसून की फोरकास्ट आएगी, फर्स्ट फोरकास्ट, जिसमें एल नीनो के बारे में बताया जाएगा। तो एल नीनो में सिचुएशन थोड़ा क्लियर होगी कि वाकई एल नीनो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल नीनो का मतलब होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा और उसके साथ साथ महंगाई की दर, फूड इन्फ्लेशन पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको यह भी पता चलेगा कि आप महंगाई की दर को नीचे आने की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो अगले मार्च का डेटा आएगा, अप्रैल का डेटा आएगा, इसमें महंगाई की दर कहाँ जाती है, वो उस एक्सपेक्टेशन पे जा रही है या उसके विपरीत जा रही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को एसेस करने के बाद वो जून में डिसीजन लेंगे मेरे हिसाब से। जी, अबे जी, मार्केट क्यों हैरान हुआ इसका जवाब मुझे बाद में चाहिए। पहले मुझे ये चाहिए कि ये जो मूव आरबीआई ने लिया है, आप मार्केट के पार्टिसिपेंट लोग कैसे देख रहे थे इसको? जी देखिए, कोई भी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई नहीं, उनका मैंडेट 2 है, एक ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आपका ग्रोथ हाई रहे, इन्फ्लेशन कम रहे, तो आपका जो रियल ग्रोथ है और वो बढ़ रहा है, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोग अमीर हो रहे हैं, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है। पर पिछले 2 साल से इन्फ्लेशन पे काफ़ी फोकस रहा है सारे सेंट्रल बैंक्स का कि दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, कमोडिटी प्राइस बूम हो गया कोविड के बाद स्पेशली, तो इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए। अब यूएस जैसी इकॉनमी है, वो ऑलरेडी बड़ी इकॉनमीज हैं, $50 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 30 करोड़ लोग रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम अलग है, हम $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमारे यहाँ 120 करोड़ लोग रहते हैं। तो हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। हमारा फोकस आरबीआई का इस पे रहेगा कि ग्रोथ हमारा बढ़ा रहे और इन्फ्लेशन एक लेवल तक हम टारगेट करेंगे, पर इस लेवल पे नहीं कि ग्रोथ ही गिर जाए। और मुझे लगता है एमपीसी ने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, मैं बधाई देना चाहूँगा उन्हें, कि विदाउट कमिंग अंडर प्रेशर एनालिस्ट के या फेड क्या कर रहा है या बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि हम रेट वहाँ तक बढ़ाएं जहाँ तक कि ग्रोथ देश का कम ना हो, जीडीपी ग्रोथ हमारा चलता रहे। और एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज कैपिटल एलोकेटर्स, हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर प्राइवेट सेक्टर की कम है जितनी, उतना प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंसेंटिव है कैपेक्स करने का, उतना ज़्यादा कंजम्पशन का इंसेंटिव है। अब आपने भी पढ़ा होगा कुछ केसेस अभी ऐसे हुए कि ईएमआई जो है लॉन्ग टर्म बोरोवर्स की, वो उनकी रिटायरमेंट एज के आगे चली गई। तो अब आरबीआई भी ये देख रहा है डेटा कि मतलब आप कहाँ तक इस रेट को ले आए कि आपके बैंक्स के मार्क टू मार्केट लॉसेस इतने हो जाएं कि उनकी नेटवर्थ पे इंपैक्ट होने लगे, जैसे एसवीबी पे हुआ। तो हम वहाँ तक ना जाएं, हम वहाँ तक ना जाएं कि लोग घर खरीदना बंद कर दें, लोन लेना बंद कर दें, डिफॉल्ट्स होने लगे, वो बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी बात अभी हम नहीं करते क्योंकि एनपीएस वगैरह नहीं है, तो उतने ही रहें। तो आरबीआई ने बड़ा सेंसिबल डिसीजन लिया है ये कि आप रुक जाइए, एक बार देख लीजिए। और ये नहीं कहा उन्होंने कि रिवर्सल है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम देखेंगे,
अगर वापस, अभी भी बहुत बड़ा बफर है नीरज जी, 6.5% का जो रेपो रेट है और जो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन है 5.5, उसके आगे मैं पकड़ूं तो 100 बेसिस पॉइंट का बफर है आरबीआई के पास, वो काफ़ी है। तो अब उस बफर को लेके 1 महीने 2 महीने 3 महीने देखना और फिर असेस करके सर्टेनिटी थोड़ा देख के फिर करना। मार्केट को कॉन्फिडेंस हो गया है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सख्ते में है। क्यों 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 यही मेरा सवाल है, हैरान क्यों? तो सेलिब्रेशन होना चाहिए आज। नहीं, सेलिब्रेशन है पर म्यूटेड सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि आरबीआई बढ़ाएगा, फिर एक आरबीआई ने नहीं बढ़ाया तो एक डर ये लगा लोगों को, सेकंड रिएक्शन की आरबीआई ने शायद इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में चिंतित हैं या बैंक्स की बैलेंस शीट के बारे में चिंतित है। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 दिन के बाद ये कंसर्न रहेगा। फ्रैंकली आज 3 दिन की छुट्टी है तो लोगों का ये असेसमेंट है कि 3 दिन एनालिसिस कर लें इसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या उन्होंने कहा एग्जैक्टली। तो मंडे को जो आपको रिएक्शन है असली, वो मंडे को देखने को आई थिंक आज समय नहीं था लोगों के पास कि इतना फास्ट अपना पोजीशन, प्लस अगले 3 दिन में यूएस में पता नहीं क्या हो जाए, अगले 3 दिन में यूएस में। तो आई थिंक ये जो डीकपलिंग की है एमपीसी ने, ये बहुत, मैं उनको सच में दोबारा बधाई देना पाऊंगा कि बिना किसी प्रेशर में आए, सिर्फ हमारे देश की स्थिति को देख के उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फ्लेशन पे नज़र रखेंगे पर इतना रेट नहीं बढ़ाते जाएंगे कि ग्रोथ ही गिर जाए, क्योंकि वो एक बार कम हो गया तो उसको वापस ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट। और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, फ्रैंकली आप देखिए बैंक्स का जो डेटा है, क्रेडिट ऑफटेक उसके बावजूद भी 17% है, 18%। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा कि 10 साल में सबसे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल हुई। यस। तो उस क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी उनको चाहिए कि वो बनी रहे, उसको बचा के रखें उसको, और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी उसके साथ में चलती रहे। अब एक बड़ा जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से बैंक्स को फायदा होगा कि कासा जो है, जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में जा रहा था, अब वो वापस बैंक डिपॉजिट में आने लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसको लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स था वो निकाल दिया उसका। तो अब वो भी आएगा तो उससे क्या है, बैंक्स का जो कैपिटल कॉस्ट है वो वैसे ही कम होने वाला है। तो उनके पास अब ये एबिलिटी होगी और आरबीआई इंसिस्ट करेगा कि अगले 2 या 3 महीने में वो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी कम करें। क्योंकि अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग वापस आके बैंक में कर रहे हैं, करते नहीं। अब करना चाहिए। अब मेरे रेट, जब रेट, जी बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है, कटता है तो नहीं करते, बढ़ता तो तुरंत बढ़ा देते, अगले दिन बढ़ा, अगले दिन को मीटिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी वो। और इसीलिए जो आपने सुना आज भी एक फोकस था कि जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से हो रहा है, कि अगर पॉज लिया है तो बैंक्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो रहा है तो आप अपना फिक्स मार्जिन लेके आप बिजनेस करिए ना, आप क्यों मार्जिन बढ़ा रहे हैं अपना। अब आज कहेंगे मंथ एंड